तो फाइनली दोस्तों वो वक्त आ गया है जिसका हम पूरे 1 महीने से वेट कर रहे थे। तो ओडा ने अपना वनवास खत्म कर दिया है और हमें फाइनली एक चैप्टर दिया है बात करने के लिए। खैर इसके बारे में तो आगे जरूर बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 22 और 23 जुलाई को जापान में वन पीस डे मनाया गया है। और सिर्फ डे 1 में ही वन पीस की आने वाली नई फिल्म का नेक्स्ट ट्रेलर भी लॉन्च किया गया है। वैसे खैर मैंने दोनों दिनों की स्ट्रीम को अपने कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर कर दिया है, जाकर जरूर देख लेना। और साथ ही आप में से अगर किसी ने वो नया ट्रेलर नहीं देखा है तो उस ट्रेलर की भी सेपरेट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार जरूर देख लेना। तो अब बढ़ते हैं हम आज की चैप्टर रिव्यू की तरफ, सिंस वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो दोस्तों पूरे 1 महीने की छुट्टी के बाद ओडा ने फिर से वापसी की है अपने नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है फ्लेम एम्परर। यहाँ पर कोई कवर स्टोरी नहीं है ठीक पिछली बार की तरह, बट वी हैव डबल पेज कलर स्प्रेड जहाँ पर हम लूफी, शैंक्स, ब्लैक बियर्ड और बगी को देख सकते हैं, जिसके नीचे लिखा है फोर एम्परर्स। यार मैं बता नहीं सकता कितना कूल लग रहा है लूफी को शैंक्स के बराबर देखकर। हालांकि ऐसा कलर स्प्रेड मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था, सिंस इसके पिछले के चैप्टर में ये सब रिवील हो चुका है। तो खैर, तो चैप्टर की शुरुआत होती है हमारे रेड स्कैबर्स और यामाटो से, जो एडमिरल रियोक्युगु से लड़ने के लिए पधारे हैं। और रेड स्कैबर्स में शामिल हैं राइजो, इनुराशी, शिनोबू, डेंजिरो, कावामात्सु और नेकोमामुशी। हालांकि एडमिरल का मकसद क्या है वो पहले पूरी तरह से साफ नहीं था। इससे पिछले के चैप्टर में हमें बस इतना ही पता चला था कि वो लूफी के पीछे है, शायद इसलिए क्योंकि सीपी जीरो लूफी को पकड़ने में या उसे अपने रास्ते से हटाने में नाकाम हो गए थे। और ये भी हो सकता है कि गुरुसे ने गम गम फ्रूट वाली बात गवर्नमेंट को शेयर कर दी हो और वो उस फ्रूट को एक बार फिर अपने कब्जे में करना चाहते हो, और शायद इसीलिए उन्हें जरूरत पड़ी एक एडमिरल को पानो भेजने की। मगर यहाँ इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि ग्रीन बुल यहाँ गवर्नमेंट और सेलेस्टियल ड्रैगन्स के पक्ष में बोलता हुआ दिखाया है, जैसे कि उसे लूफी तक पहुंचने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो वो यहाँ के सिटीजन्स को भी मारने से पीछे नहीं हटेगा। जबकि लोग लंबे टाइम से यही स्पेकुलेट कर रहे थे कि ये कैरेक्टर मोर और लेस फूजीटोरा जैसा होगा, जो गवर्नमेंट के पक्ष में तो नहीं है मगर गवर्नमेंट के खिलाफ भी नहीं है। और शायद इसी तरह का कैरेक्टर, या कह सकते हैं कि एडमिरल, मिसिंग था वर्ल्ड गवर्नमेंट में। और प्रॉब्ली हो सकता है कि इसी एडमिरल बनाने में सकाजुकी का भी बहुत बड़ा हाथ हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एडमिरल्स प्रीटी मच डू देयर ओन थिंग एट द मोस्ट ऑफ द टाइम्स। शायद सकाजुकी को चाहिए था ऐसा कोई जो उसके माने हुए सेंस ऑफ जस्टिस को सीरियसली ले या उसके बनाए हुए रास्ते पर चले। मगर एट दी अदर हैंड मुझे नहीं लगता कि ग्रीन बुल अकेले रेड स्कैबर्स, यामाटो और मोमो का सामना कर सकता है, क्योंकि डूड इन्होंने मिलकर दो सीरियसली पावरफुल एम्परर्स का मुकाबला किया है रिसेंटली। और यहाँ पर यामाटो ने तो थंडर बागुआ का अपना ही वर्जन दे मारा है ग्रीन बुल के टकले पे। तो मुझे लगता है कि यहाँ उसकी दाल तो बिल्कुल भी निकलने वाली। हालांकि ग्रीन बुल ने एचक्यू से बैकअप के रूप में वॉरशिप की मांग की है, बट आई डोंट थिंक दैट विल चेंज एनीथिंग। मगर यहाँ पर एक छोटी सी बात है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, और वो ये है कि मोमो ने यहाँ पर ग्रीन बुल पर बोरो ब्लास्ट यूज करने की कोशिश की है। ये एक छोटा सा सेगमेंट दिखाता है कि मोमो में धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि हम नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में देखते हैं कि वो हर बार चिकन आउट हो जाता है। हालांकि ये बात और है कि वो बोरो ब्लास्ट प्रूफ हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं इसे एक अच्छा सा साइन मानूंगा मोमो के कैरेक्टर को लेकर। साथ ही इस चैप्टर में ग्रीन बुल का डेविल फ्रूट पावर भी रिवील हुआ है। उसका डेविल फ्रूट का नाम है फॉरेस्ट फॉरेस्ट फ्रूट, जो उसे एक फॉरेस्ट मैन बनाता है। और उसकी एबिलिटी को ओडा ने नाम दिया है नेचर इनकारनेट। मगर सबसे हैरान करने वाली बात मुझे ये लगी कि एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है। हैरान करने वाली बात इसलिए है क्योंकि इससे पहले के चैप्टर के बाद से लोग ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि वो एक पैरामीसिया टाइप यूज़र है। यहाँ तक कि आप जितने भी आर्टिकल्स या फैन पेज पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सब लोग यही स्पेकुलेट कर रहे थे कि वो एक पैरामीसिया टाइप है। और ठीक बाकियों की तरह मुझे भी यही लगा था, और मैं भी हैरान हुआ था ये देख के। बट जब आप पैरामीसिया और लोगिया की एबिलिटीज़ को एक बार ठीक से जानेंगे तो ये कम्प्लीटली मेक सेंस करता है। इसके आगे अंदर मैं नहीं जाऊँगा, आप खुद ही देख लेना। मूर चैप्टर में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली अगर कोई बात थी तो वो थी रेड हेयर पायरेट्स का वानो में आना। मैन, मैं बता नहीं सकता कि कितना हैरान और खुश हुआ था। हालांकि हम काफी लंबे समय से चाहते थे या स्पेकुलेट करते थे कि शैंक्स एट द एंड ऑफ एन आर्क विल कम टू वानो। इसके पीछे के रीजंस तो कई सारे दिए गए, मगर इन दी एंड वो सारे स्पेकुलेशंस ही थे। मगर किसी ने नहीं सोचा था कि लंबे ब्रेक के बाद ओडा इतना बड़ा बम गिराएंगे। हमने देखा कि कैसे रेड और पायरेट्स लूफी की अचीवमेंट से हैरान है और लूफी को उनमें से ही एक यानी एक एम्परर के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ एक तरफ लकी रू लूफी से मिलने के लिए बेताब है, तो वहीं दूसरी ओर यासोप उसॉप से नहीं मिलना चाहता है, या एक्चुअली वो रेडी नहीं है।
It's funny because we never actually got a full closure between the relationship of Yasop and Usopp. यहाँ तक कि रेड एयर पायरेट्स और उनके कैरेक्टर्स को कभी ओडा ने एक्सप्लोर ही नहीं करने दिया. शैंक्स एंड द अदर्स आर ऑलमोस्ट लाइक मिस्ट्रीज. जब भी लूफी की बाउंटी अपडेट होती है तब भी हर बार शैंक्स को दिखाया गया है किसी अननोन आइलैंड पर, किसी अननोन लोकेशन पे, जहां वो अपने क्रू मेंबर्स के साथ लूफी के अचीवमेंट्स की खुशियां मनाते हैं. शैंक्स और रेड एयर पायरेट्स को लूफी की पूरी जर्नी में इनफ स्क्रीन टाइम भी नहीं मिला है, इवन दो ही माइट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द एंटायर सीरीज. और नतीजा, लोगों ने ये तक अजम्पशन लगानी शुरू कर दी कि शैंक्स एक इविल या नेगेटिव कैरेक्टर, इन अदर वर्ड्स इस सीरीज का सबसे बड़ा एंटेगनिस्ट है. पर्सनली आई नेवर सपोर्टेड दैट थियरी, नॉट इवन फॉर वंस. मैं तो इस पूरी आइडिया के खिलाफ हूँ शुरू से. मगर ये चैप्टर क्रेजी तब हुआ जब हमें इस चैप्टर में CP9 और शैंक्स की उस 12 साल पुरानी बैक स्टोरी की झलक मिली, जब शैंक्स ने मरीन्स के पास से लूफी का डेविल फ्रूट चुराया था. इस पैनल में हुजू की बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे एट दैट टाइम गवर्नमेंट की ओर से हुजू को और बाकी के CP9 एजेंट्स को इस डेविल फ्रूट की असलियत नहीं बताई गई थी. अब क्यों, वो अब तक नहीं पता चल पाया, क्योंकि उसके मुताबिक ये सिर्फ एक सो कॉल्ड माइनर डेविल फ्रूट है जो उस इंडिविजुअल को सिर्फ रबरी बनाता है. मगर सवाल अभी भी यही है कि शैंक्स को उस फ्रूट के बारे में पता कैसे चला. और पता चला तो चला, बट शैंक्स ने वो फ्रूट किसके लिए चुराया था और क्यों. मर चैप्टर उस वक्त इंटरेस्टिंग हो गया जब शैंक्स ने कहा कि उसका लूफी से रियूनियन का कोई प्लान नहीं है. मैंने जब इस पैनल को एक नज़र ध्यान से देखा तो ऐसा लग रहा था मानो जैसे ओडा हमारे साथ गेम खेल रहे हो. शैंक्स के इंग्लिश ट्रांसलेशन के एग्जैक्ट वर्ड्स ऐसे हैं. अगर इसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखें तो इसके दो मतलब निकलते हैं. एक, या तो शैंक्स लूफी से इस बार भी नहीं मिलना चाहता है, या दो, शैंक्स लूफी से यहाँ आई मीन वानो में नहीं मिलना चाहता है. अब हम इसे कितना भी अरोड़ मरोड़ कर देखें फिर भी ये बात अब तक साफ नहीं है कि शैंक्स वानो में कर क्या रहा है. लेकिन इस चैप्टर का बिजार मोमेंट तो बाद में आया जब शैंक्स ने बेन बैकमैन से ये कहा, भाई मैं नहीं जानता कि ओडा यहाँ पर क्या पुल आउट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शैंक्स की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो वन पीस के खजाने की चाबी इसके ही जेब में पड़ी है और बस खोलने भर की दे रही है. रेड एयर पायरेट्स और शैंक्स का लूफी को एक्नॉलेज करना एज वन ऑफ देम ये दिखाता है कि लूफी इस पॉइंट पर एक महान पायरेट बन चुका है, जैसा शैंक्स ने लूफी से प्रॉमिस लिया था. और यह साइन है ओडा का कि अब बहुत जल्द इन दोनों का मिलाप होने वाला है. और अब चलते हैं चैप्टर के उस सेगमेंट पर जिसका मैं बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहा था. पूरे वानो आर्क के खत्म होने के बाद अब फाइनली हमें पता चला है कि रिवरी में क्या हुआ है. रिवरी में वही हुआ है जो मैंने अपनी 1.5 साल पुरानी वीडियो में बताया था. अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो यहाँ पर ऊपर फ्लैश हो रही होगी, एंड फॉर सम टेक्निकल रीजन अगर फ्लैश नहीं होती है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा. नेफरतारी कोबरा का मरना मैंने स्पेकुलेट किया था, मगर उसको मारने वाला और कोई नहीं बल्कि साबु निकलेगा ये शायद किसी ने स्पेकुलेट नहीं किया होगा. और तो और इन सब के बीच विवी का मिसिंग होना, ये सब मेरे ख्याल से वर्ल्ड गवर्नमेंट और गोरोसे की स्कीम का हिस्सा हो सकता है. क्योंकि रिवरी के शुरू में ही हमने देखा कि इमू और गोरोसे विवी को मारने का प्लान बना रहे थे. हो सकता है शुरू से उनका प्लान विवी को मारना ही होगा, बट समहाउ कोबरा बीच में आ गए और इसी बीच कुमा को फ्री करवाने और सिलेस्टियल ड्रैगन्स को मारने के लिए रेवोल्यूशनरीज आ गए. तो मौके का फायदा उठाकर मर्डर का इल्जाम साबो पर लगा दिया. अब क्योंकि साबो और रेवोल्यूशनरीज यहाँ आए ही थे सिलेस्टियल ड्रैगन्स को असैसिनेट करने के लिए, तो ऐसे में गवर्नमेंट के लिए आसान हो जाता है पब्लिक को कन्विंस करना. अब मेरे ख्याल में तो ये एक पॉसिबल सिनारियो लगता है जितना अब तक रिवील हुआ है रिवरी को लेके. लेकिन अगर ये सच भी है तो ऐसा लग रहा है जैसे वर्ल्ड गवर्नमेंट का रेवोल्यूशनरीज के काम और उनके नाम को दबाने का टाइम अब जा चुका है. क्योंकि होली लैंड ऑफ मैरिजॉइस में घुस के सिलेस्टियल ड्रैगन्स पर हमला करके वहां से कुमा को छुड़ा के साबो ने खुद को ड्रैगन से भी ज्यादा डेंजर साबित किया है वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए. क्योंकि चैप्टर के अंत में रेवोल्यूशनरीज ने अब तक जिन कंट्रीज को वर्ल्ड गवर्नमेंट के अलायंस से फ्री किया है वहां साबो और रेवोल्यूशनरीज की मेजोरिटी चलती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से रेवोल्यूशनरी आर्मी का इन्फ्लुएंस फार एंड वाइड बढ़ता ही जा रहा है. और शायद ये सही वक्त होगा रेवोल्यूशनरीज के लिए, क्योंकि दुनिया भर के किंग्स रिवरी से अब तक लौटे भी नहीं है. मगर जहां तक बात रही ग्रीन बुल के वानों पर अटैक करने की, तो उसका कुछ नहीं हो सकता. क्योंकि अगर ग्रीन बुल रेड स्कैबर से जीत भी जाता है तो लूफी और उसके अलायंस से नहीं बच पाएगा. और साथ ही शैंक्स और उसका क्रू भी वानों की तरफ पहुंच रहे हैं. सो ग्रीन बुल के लिए तो यहाँ कोई मौका नहीं है. और शैंक्स के वानो आने की मोटिव को अगर मैं गैस करूं तो मुझे लगता है कि शैंक्स यहाँ एंशिएंट वेपन प्लूटॉन लेने के लिए आया है, जिसके बारे में पिछले ही चैप्टर में रिवील हुआ है. क्योंकि हो सकता है कि वन पीस तक पहुंचने के लिए प्लूटॉन एक बहुत बड़ी की साबित हो.
और अब वो प्लूटोन क्या है, कहाँ है और वो कौन है, ये तो हमें आने वाले चैप्टर्स में तो पता लग ही जाएगा। और साथ ही मैं ये उम्मीद करता हूँ कि रिवरी में विवी के साथ क्या हुआ है आने वाले चैप्टर्स में उसका भी पता चले। बट मेरा गट मुझे ये कहता है कि विवी या तो साबो के साथ है या तो वो इमू के कब्जे में है, और इमू विवी के जरिए कुछ ऐसा करना चाहती है जो एक नई वॉर को ट्रिगर करेगा। हालांकि रिवरी के बाद बोआ हैंकॉक का क्या हुआ है ये भी जानना अभी बाकी है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे मिस्ट्रीज अभी भी हैं जिनका नज़दीकी फ्यूचर में आंसर मिल जाना चाहिए, क्योंकि ओडा ने प्रॉमिस किया है कि अब धीरे धीरे वन पीस के सारे राज खुलने लगेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द फाइनल सागा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, चलेगा। मगर आप ऐसी ही वीडियो बार बार देखना चाहते हैं और मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके पास कोई सजेशन हो या कोई रिक्वेस्ट हो तो कमेंट कर देना, मैं पढ़ लूँगा। क्योंकि हमेशा याद रखना, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलूँगा अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।